हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के मैथमेटिक्स में टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपको टेग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स के डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ आपको पढ़ाया गया था। आज के लेक्चर में हम कॉस एक्स के बारे में बात करेंगे। 6 की 6 टेग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉस एक्स फंक्शन। कौन सा? कॉस एक्स। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉस एक्स फंक्शन। ठीक, सेकेंड नंबर है कॉस एक्स फंक्शन। चलिए देखिए, cos x फंक्शन आपको पता है cos x इज इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ रखा है cos x इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस अपान कितना? हाइपोटेन्यूज। cos x का होता है आधार बटे कर्ण। तो हमने कहा था ये आपकी प्लेन ज्योमेट्री नहीं है, एक ऐसी ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे हम। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले बनाते हैं। देखिए, आप पहले यहां पर एक एक्सिस बनाएंगे, एक्स और वाई, ठीक है। ये आपका एक्स डैश होता है, ये कौन सा है? वाई डैश। तो कोऑर्डिनेट में आपको पढ़ाया गया है कि एक्स का ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये वाई का पॉजिटिव हिस्सा है, ये एक्स का निगेटिव है, वाई का निगेटिव नीचे है। जो डैश वाला पार्ट है वो निगेटिव होता है। जो हाँ बच्चों, अब देखिए, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया कौन सा? वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे सबसे पहले सारे कोऑर्डिनेट पे हमें चेक करेंगे कहां पर कॉस पॉजिटिव और कहां पर कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए इस कोऑर्डिनेट में। पहले को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक ट्रायंगल बनाया, ये एंगल आपने एक्स लिया, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब देखिए, इसमें cos पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा चेक करेंगे। तो देखो p y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, h ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैंने कहा आपका ये स्क्वायर फंक्शन होता है, ठीक है। h जो है स्क्वायर फंक्शन होता है, p स्क्वायर प्लस कितना? b स्क्वायर अंडर रूट में। तो अंडर रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, रूट फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से p पॉजिटिव h पॉजिटिव। तो देखो, p पॉजिटिव h पॉजिटिव नहीं, b और h देखना है, b और h देखना, सॉरी b बाई h है ना। तो b देखो, b पॉजिटिव डायरेक्शन में है यहाँ पर, और h कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहाँ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके cos यहाँ पर क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। cos क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं सेकंड कोऑर्डिनेट पे बना लेता हूँ इसी एंगल को। देखो, सेकंड में अगर ये एंगल एक्स लेता हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस। अब सेकंड कोऑर्डिनेट पे अगर बेस और हाइट उसकी बात करें, बेस और देखो, बेस है निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, तो बी हो गया आपका निगेटिव, ठीक है। और एच हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कॉस क्या होगा? यहाँ पर निगेटिव होगा। चेक करो, कॉस कैसा होगा? निगेटिव। तो यहाँ पर कॉस जो है वो कैसा होगा? निगेटिव होगा, माइनस में, ठीक है। अब अगर इसी ट्रायंगल को हम थर्ड कोऑर्डिनेट में बना लेते हैं ऐसे, ये देखो, तो ये बेस यही रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। अब देखो, परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, देखो वाई निगेटिव है ना, वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। अब ये प्लस होगा, तो ये माइनस, और ये आपका क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? माइनस आएगा, मतलब कॉस यहाँ भी क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक। इस वाले कोऑर्डिनेट में आ जाओ, यहाँ पर देखो, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो अब जरा देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस अपॉन और कितना है? हाइपोटेन्यूज। देखो, बेस पॉजिटिव है, यहाँ पर बेस कैसा है? पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कॉस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि जो है कहाँ कॉस यहाँ पर क्यों पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मतलब फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव है। बाकी सभी सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होता है कॉस कैसा होता है? निगेटिव होता है। बातें समझ में आई सबको? ठीक। तो ये हो गया आपका, मतलब हमने आपको ये बताया कि ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव निकलता है। मतलब फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो है वो कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। सेकंड और थर्ड में आपका कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। जबकि साइन का क्या केस था? साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव था, थर्ड और फोर्थ में क्या था? नेगेटिव था, ठीक। तो इस तरीके से आपने एक चीज सीख ली। अब हम इसकी डोमेन और रेंज जानेंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज। तो कॉस की डोमेन जो है वो डोमेन क्या होती है? देखो, कॉस की डोमेन, देखो डोमेन क्या होते हैं? ऑल पॉसिबल इनपुट्स। तो पॉसिबल इनपुट्स इस पे डालेंगे, है ना। पॉसिबल इनपुट्स क्या करेंगे? इस पर डालेंगे, ठीक। तो देखो, आप यहां से कॉस लिख सकते हैं। कॉस बराबर क्या लिखा है? कॉस एक्स बराबर लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, आप क्या कर सकते हैं,
आपको रिजल्ट किस पर निर्भर करेगा, बेस और किस पर, हाइट पर। तो आप देखिए बेस क्या हो सकता है इसका, इसका बेस आप यहां से देखो इधर से इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं इसे, है ना, बेस देखो इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं आप चाहो तो, देखो ये तो जितना बड़ा बेस होगा हाइपोटेन्यूज उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, है ना भाई, उसी हिसाब से हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस को इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, बेस को कहां तक ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, उसी हिसाब से हाइपोटेन्यूज भी आपका चला जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के डोमेन जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या इसको हम कह सकते हैं आर, क्या कह सकते हैं, आर, ठीक है। मतलब चाहे बेस को भाई इनपुट इसी एक्सिस पे डालेंगे तो इनपुट यहां से इधर इन्फिनिटी तक और यहां से इधर इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप कहीं भी डाल सकते हैं भाई। ये ट्रायंगल आप यहाँ भाई बेस यहाँ ले लो तो ये हाइपोटेन्यूज यहाँ बन जाएगा, ठीक है, इधर ले लो तो यहाँ बन जाएगा, ऐसे नीचे बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। तो इनपुट ये हो गया आपका, ठीक है। अब डोमेन के बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, रेंज की, ठीक है। डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल इनपुट, सभी चीजें डाल सकते हैं, इनपुट में आ जाएगा। अब आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या निकालेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। चलो रेंज ऑफ फंक्शन अगर निकालेंगे तो देखो आपको ये पता है कि किसी भी राइट एंगल में, किसी भी राइट एंगल में जो है यहां पर देखो ये आपका क्या है, बेस बटे हाइट, तो मतलब ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। किसी भी राइट एंगल में इससे बड़ा कोई भी भुजा नहीं होगी, मतलब कोई भी बड़ी भुजा जो है मतलब कोई भी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये रूल है, एक राइट एंगल का एक रूल है कि हाइपोटेन्यूज से बड़ी कोई भी साइड नहीं होगी, ठीक। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम, तो बी इज देखो मतलब ये हुआ कि बी इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, यही तो मतलब है, ये बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है, बेस जो है वो मतलब जो आधार है वो कर्ण के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। तो अगर हम h को इधर ट्रांसफर कर लें तो b बाई एच लेस देन आर इक्वल टू किसके 1, है ना, और b बाई एच को क्या कहेंगे cos x, मतलब cos x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी, पहली बात ये होगी। अगर हम निगेटिव साइड में जाएं, इस साइड में जाएं, देखो बेस अगर इस साइड में बढ़ाएं, इस साइड में, इस एंगल की बात करें, ठीक, तो आपका देखो इस केस में जो b क्या हो सकता है भाई, b नेगेटिव साइड में हो जाएगा, तो माइनस b जो है वो लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, हाइपोटेन्यूज के, क्लियर है। तो अगर हम इसको नीचे ले आए, देखो यहाँ पर ऐसे नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, b माइनस बी बाई एच इज लेस देन आर इक्वल टू किसके 1, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो b बाई एच इज लेस, नहीं अब जो है वो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस असमिका पढ़ाएगी ना फर्स्ट ईयर में, तो आपकी असमिका में आपने पढ़ा कि जब किसी भी इक्वेशन में आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपकी इक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ इक्वलिटी चेंज कर दीजिए, इक्वलिटी चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। मतलब b बाई एच और cos x की जो वैल्यू होगी वो -1 से क्या होगी बड़ी, तो इसका मतलब रेंज कैसे होगा आपका -1 से 1, बड़े ब्रैकेट लगाना ध्यान रखेंगे, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट का महत्व है, छोटे ब्रैकेट का मतलब इन्फिनिटी नहीं शामिल है, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं तो शामिल कहां से होगा, और यहाँ पर -1 से 1 दोनों शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है, मतलब जो कॉस की वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में कैसे होगी ये मैंने आपको बताया, क्लियर है, समझ में आया सबको। चलिए आगे देखते हैं, ठीक, इसको हटा दें नीचे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये पार्ट अगर नोट करना चाहते हैं तो ऐसे मतलब हम रेंज ऐसे निकालते हैं जैसे निकाल रहे हैं, हटाए। चलिए आगे देखो मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इनपुट डाल सकते हैं, लेकिन रेंज अगर देखें हम कह रहे हैं अगर कि sec x बराबर 2, sec x बराबर 2, तो क्या ये फंक्शन सही है, sec x कह रहे हैं cos x बराबर 2, cos x की वैल्यू 2 आ सकती है, नहीं आ सकती है, cos x की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि देखो रेंज इसकी -1 से 1 है, बिल्कुल गलत फंक्शन है, नहीं हो सकता है, हमेशा cos x की वैल्यू -1 से 1 आ सकती है। अगर -1 मान लो 1.1 लिख दिया तब भी नहीं आ सकती है, 1 तक हो सकती है लेकिन 1.1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका, समझ में आया कि नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। फिर जैसे मैं इस वाले इसमें पूछूं कि आपका जो 700 नहीं, जैसे मैंने ये पूछा कि 145 डिग्री cos 145 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका साइन बताइए, तो आप कैसे चेक करेंगे, देखो आपको पता है यहां तक 90, भाई देखो ये कोऑर्डिनेट है, यहां से यहां तक 90 हो गया, और 145 का मतलब 90 और कितना हो गया आपका 90 और फिर 145 145 डिग्री,
यहाँ कहीं मिलेगा इस कोऑर्डिनेट में 180 से पहले, ये 145 होगा। तो देखो यहाँ पर ये किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 145, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चिन्ह ऐसे लगा लेंगे पहले। ठीक, समझ में आएगी नहीं आया, चलिए हटा देते हैं ये वाला पार्ट। अब बनाते हैं हम इसका क्या ग्राफ, मतलब cos x का ग्राफ। चलिए देखते हैं cos x का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो देखो cos x है, देखो cos 0 डिग्री अगर रखे हैं हम तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। cos 0 पर क्या मिलेगा, 1, मतलब ग्राफ आपका स्टार्ट यहाँ से कहीं होगा। ये हो गया आपका A1, ध्यान दो भाई वैल्यू ना तो इससे ये रेंज है भाई, ये इनपुट वाली लाइन है, तो इनपुट पे तो आप प्लस इन्फिनिटी से क्या डाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी डाल सकते हैं। लेकिन जो है आउटपुट जो है वो आपको केवल इसी के बीच में मिलेगा, है ना, 1 और किसके -1, ना इससे नीचे जाएगा ना इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो cos 0 डिग्री अगर डालेंगे तो यहाँ मिलेगा, और तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा 0 पर 1। क्लियर है। अब अगर 0 के बाद में देखूं cos π/2 देखूं तो cos π/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, cos π/2 का मान होता है आपका 0। ठीक है, मतलब अब वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे। अगर π/2 देखें, ये वाला π/2 है, तो ये ग्राफ ऐसे उतर आएगा 0 हो जाएगा। ऐसे -π/2 अगर देखें तो ये -π/2 होगा, ग्राफ इधर को उतर आएगा। ठीक, समझ आएगी नहीं है। अब दोबारा ये आपका मैक्सिमम कब होगा, 0 डिग्री है, अगला पाई देख लो, cos π। cos π का मान -1 होगा, cos π का मान क्या होगा, -1। तो इसका मतलब यहाँ पर जब पाई लेंगे, यहाँ पर प्लस का पाई लेंगे, तो ये आ जाएगा -1, ये वाली लाइन ऐसे। ठीक है, पाई के बाद अब देखो कब हो जाएगा आपका 3π/2 पर 0 हो जाएगा फिर से, तो ये ग्राफ ऐसे वापस आ जाएगा ऐसे। हाँ बच्चों, अब देखिए तो इस तरीके से 3π/2 ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर 3π और 3π/2 के बाद π/2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 2π, क्या आ जाएगा 2π, और 2π पे मैक्सिमम। तो एक साइकिल के लिए केवल हम बना रहे हैं, तो ऐसे इधर भी आ जाएगा आपका 2π। ठीक, तो यहाँ से वापस होगा, तो ये हो जाएगा -3π/2, और ऐसे जब 2π बनाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका cos x का ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे cos x का ग्राफ बनता है। ग्राफ देखो किसी भी फंक्शन में अगर उसकी डोमेन, रेंज और ग्राफ क्लियर है तो इसका मतलब फंक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी है। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हटा दे। अब आते हैं तीसरे फंक्शन पर। ठीक है, tan x फंक्शन। देखिए अब तीसरा फंक्शन है आपका tan x फंक्शन। ठीक, थर्ड नंबर है tan x फंक्शन। सब चीजों पर बात करेंगे। देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है tan x = sin x अपॉन cos x। ठीक है, sin x अपॉन cos x। तो सबसे पहले देखेंगे tan x किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और किस पे निगेटिव होता है। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट है, चारों में कहां पर पॉजिटिव कहां पर निगेटिव होता है और क्यों होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम यही चीज डिफाइन करेंगे। देखिए ये कोऑर्डिनेट हो गई x एक्सिस, x डैश, y और कितनी y डैश। ठीक, एक ट्रायंगल यहां बनाएंगे, छोटा सा ट्रायंगल, ये हो गया आपका O P H और B, ये हो गया x, है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, एक राइट एंगल है। अब देखो यहां पर आप चेक करेंगे तो tan के लिए tan = क्या होता है आपका, एक चीज और पढ़ा है, sin x बटे cos x पढ़ा, दूसरा पढ़ा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे क्या होता है, आधार, मतलब लंब बटे आधार का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी पढ़ा है। ठीक है, sin x बटे cos x तो ट्रायगोनोमेट्रिक फार्मूला है, और p/b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो जरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में p x y एक्सिस की पॉजिटिव साइड में है और b आपका x एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर tan जो होगा वो टोटल क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब बताओ सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ बना लो। ठीक, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, होता आपका देखो इसमें होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर y एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, लेकिन बेस x एक्सिस की निगेटिव साइड में है, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब यहाँ पर tan क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, है ना, ये यहाँ पर tan क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। फिर आप नीचे वाले में एक ट्रायंगल बना लो ऐसे,
आसान सा टॉपिक है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में, तो ये नेगेटिव हो गया। बेस भी आपका एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव, मतलब tan यहाँ पर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अगर इस एंगल इस वाले चतुर्थांश में बना लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका कितना परपेंडिकुलर, और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस है। अब जरा देखो इसमें देख लो, परपेंडिकुलर आपका y एक्सिस के नेगेटिव साइड में, तो ये नेगेटिव हो गया, और बेस आपका x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो माइनस और प्लस, माइनस ही रहेगा, तो tan यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में। तो क्लियर हो गया सबको, ठीक है। कि देखो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुई बात? फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में क्या नेगेटिव, ठीक। अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। चलिए देखते हैं, डोमेन डालते हैं, ठीक। डोमेन, देखो डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है, ऑल वैलिड पॉसिबल इनपुट्स जिसपे फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन क्या हो डिफाइन हो। तो आपको ध्यान ये देना है कि फंक्शन डिफाइन कहाँ कहाँ पर। देखो tan x फंक्शन क्या लिखा है, इस वाले फंक्शन पे ध्यान दो, ये वाला। हाँ चलिए देखिए, अब यहां से हम देखेंगे कि ये फंक्शन जो है ये वाला, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये डिफाइन कब होगा, ठीक है। tan x डिफाइन तब होगा जब cos x जीरो नहीं होगा, बटे में अगर जीरो हो गया, cos x का मान जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहां पर लिखें, ठीक है, डोमेन के लिए, डोमेन लिखना है तो फॉर डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन cos x is does not equal to zero, does not equal to zero, मतलब cos x जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक। मतलब ये हुआ कि अगर cos x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो यहां पर लिखेंगे cos x does not equal to zero। अब देखो जीरो कहां कहां नहीं मिल सकता, मतलब cos x की वैल्यू जो है वो does not equal to, पहला cos x की वैल्यू π/2 पर होती है ना, π/2 पर जीरो होती है। अभी भी मैंने ग्राफ बताया था इससे पहले, ठीक है, अगर पीछे देख सकते हैं, जब ग्राफ बनाया होगा सबने नोट्स पे, तो पीछे देखेंगे cos x की वैल्यू π/2 पर जीरो होती है, फिर होती है आपके पास 3π/2 पर जीरो होती है, ठीक है, फिर 5π/2 पर जीरो होती है। ऐसे ऑड मल्टीपल्स आप देखो 1 3 5 ऑड मल्टीपल्स आप पाई पर, ऑड मल्टीपल्स आप π/2 पर जो है वो क्या होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल मतलब विषम संख्या, है ना, विषम संख्या के π/2। देखो विषम संख्या बनाओ पहले, 2n+1 ये विषम संख्या होगी, इसका π/2 अगर कर ले, इसको π/2 से मल्टीप्लाई कर दें इन चीजों की वैल्यू, मतलब cos x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखो जहां पर फॉर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू कितना z, मतलब किसी भी इंटीजर से पूर्ण संख्या, चाहे माइनस का रख लो चाहे पॉजिटिव रख लो। देखो जीरो रखेंगे तो π/2 आएगा, देखो n इक्वल टू जीरो रखें तो जीरो रखा तो कितना आया π/2 आया। अगर एक रखेंगे तो 2 1 3 3π/2 आ जाएगा, दो रखेंगे 2 दूनी 4 1 5π/2 आ जाएगा, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इन वैल्यूज पर आपको cos x डिफाइन tan x डिफाइन नहीं होगा, मतलब देखो ये वे वैल्यूज हैं π/2 3π/2 5π/2 जहां पर जो ये cos x है वो जीरो होता है, और cos x जीरो हो गया तो tan हो जाएगा इन्फिनिटी, और tan अगर इन्फिनिटी हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर 2n+1 π/2 मल्टीपल, देखो 1 3 5 और सब में π/2 कॉमन है, तो इसका मतलब 2n+1 हो गया, ये ऑड नंबर हो गया ना भाई, 2n+1 का मतलब क्या विषम संख्या। अब n का मान जीरो रखेंगे तो आपका 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा, ऐसे रखेंगे तो ये 1 3 5 मिलता चला जाएगा। तो इन चीजों को नहीं रखना है, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो सारी रियल वैल्यूज होंगी, केवल किसके, एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2 के, ये हो गया डोमेन, समझ में आया, ठीक। डोमेन सबको क्लियर हुआ, मतलब सारी रियल वैल्यूज होंगी, इनपुट में सब कुछ रियल वैल्यू, केवल जो π/2 का ऑड मल्टीपल होगा उसको आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उस पर रखने पर आपका फंक्शन tan x डिफाइन नहीं होगा। तो ये हो गया डोमेन आपका, ठीक। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन की, कितनी हो जाएगी रेंज ऑफ फंक्शन, है रेंज ऑफ फंक्शन। चलो भाई रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ, आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, सोचिए, है ना, x की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं साइन में, ठीक है,
आप साइन की रेंज क्या होती है, आपकी साइन की रेंज होती है, साइन की जो रेंज होती है वो आर होती है ना। साइन की रेंज क्या होती है आपकी, आर, मतलब साइन रेंज नहीं, साइन का डोमेन जो है, इनपुट जो है वो क्या होता है आपका, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है आर, और कॉस का भी आर होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई नंबर दोनों में रख सकते हैं, ठीक है। जो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रख सकते हैं तो tan की वैल्यू भी आपकी कुछ भी आ सकती है, रख सकते, आ सकती है ना, ठीक। केवल ये नहीं रखना है, तो आर पर ये इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रेंज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू कितनी आ जाएगी, प्लस का इन्फिनिटी, क्लियर हुआ है। रेंज जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी, जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। और कैसे पता लगेगा, tan p बाई बी से, देखो p बाई बी कैसे रख सकते हैं, देखो p बाई बी, अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, है ना, ऐसे समझो, रेंज ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कैसे हो सकती है, ये एक देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया आपका बेस। अब आपको परिवर्तन किसमें करना, p बाई बी दिया गया ना, देखो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज कैसे लिखे हैं वो देखिए, ये हो जाएगा आपका, मान लो ये वाली लाइन, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चाहो तो कहां से, यहां से लेकर अनंत तक बढ़ा लो, है ना, यहां से लेकर कहां तक बढ़ा लो, अनंत तक, ये भी हो सकता है, ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाओ, तो परपेंडिकुलर आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, है ना। और हाइपोटेन्यूज भी जो है, बेस जो है वो भी आप चाहो तो ये लो, ये हो गया आपका, है ना भाई, इधर भी चला जाएगा इन्फिनिटी तक। अब बनाओ तो ये बन गया ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल बन गए कि नहीं बन गए, ठीक है। मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज, ठीक है। अब रेंज हो गया, जब रेंज हो गया, सबको निकल आया आपका, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, रेंज कैसे निकाला वो समझ में आया, रेंज आपने किस तरीके से निकाला, ठीक है। कि आप देखो इनपुट में, आप इनपुट में आउटपुट क्या क्या मिल सकता है आपको, अगर इनपुट में आप ये वैल्यूज डालेंगे तो आप बेस भी आपका अनंत तक जा सकता है, और हाइपोटेन्यूज भी कहां तक जा सकता है आपका, अनंत तक जा सकता है, क्लियर है, ठीक। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ, ग्राफ मैं यहीं पे बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ इसी जगह पर बनाऊंगा। चलिए ग्राफ देखते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ, ध्यान से, चलिए कि बिगाड़ दें यहाँ पे, लिख लिया होगा सबने, चलिए देखिए, ये इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, है ना, इधर भी प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। देखो tan 0 डिग्री, ये 0 है ना, शुरू करें, tan 0 डिग्री। अब 0 पर देखो सबसे पहले वो लाइनें खींच लो जहां पर आपका ग्राफ जो है डिफाइन देंगे, कौन कौन सी वैल्यू है, देखो π/2 पर डिफाइन नहीं है, चलो भाई π/2 पर डिफाइन नहीं है, ऐसे खींच लो। अगर प्लस का π/2 पर डिफाइन नहीं है तो ऐसे लाइन खींच लो, ठीक। माइनस का -π/2 है ना, कितना हो जाएगा आपका, -π/2, ठीक। अब इसके बाद देखो, अगर ये π/2 -π/2 है तो अब देखो ये हो गया, और अगला अगला π/2 पर है तो ये 3π/2 पर आपका डिफाइन नहीं है, तो जहां जहां डिफाइन नहीं वहां वहां लाइनें खींच लेंगे। 3π/2 पे, 5π/2 पे आपका डिफाइन नहीं है ना, ये हो गया आपका 5π/2। ऐसे निगेटिव में भी ऐसे डिफाइन नहीं होगा, π/2 है, 3π/2 यहाँ लिख लो, माइनस का 3π/2 के 5π/2 यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होंगे सब, माइनस का 5/2, ठीक। अब देखो, देखते हैं, देखो जैसे हमें याद है कि जब 0 देखेंगे, tan 0 रखेंगे, कहीं रख लेते हैं यहीं पे, देखो tan 0 डिग्री, tan 0 पर 0 मतलब खत्म काम है ना, tan π/2 पर इन्फिनिटी आता है, मान आता है tan π/2 पर क्या, इन्फिनिटी। तो देखो 0 से अगर हम π/2 की ओर बढ़ेंगे, देखो जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे π/2 की ओर, तो ऐसे ऐसे ग्राफ चढ़ता चला जाएगा, और कहां तक जाएगा, देखो ऊपर इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ऐसे जब इधर को बढ़ेंगे, 0 से इस साइड में बढ़ेंगे, तब भी ग्राफ आपका ऐसे ट्रेवल करेगा, ये देखो बन गया, है ना भाई। देखो 0 रखेंगे, अब रखेंगे tan 30 डिग्री, तो और आगे बढ़ेंगे 60 डिग्री, ऐसे जब π/2 पर पहुंचेंगे तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक। ऐसे 0 रखेंगे, माइनस का रखेंगे तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे -π/2 रखेंगे इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। अब π/2 से फिर बढ़ेंगे, अगर
तो पाई बाई 2 से देखो, अगर पाई बाई 2 से देखें तो पाई बाई 2 से अब देखें अगर इधर बढ़ेंगे तो ये ग्राफ ऐसे देखो कहाँ पर जीरो होगा, है ना, tan पाई पर जीरो होगा, यहाँ पर बीच में पाई लिख लो, तो ये ग्राफ अब ऐसे बने पाई पे जीरो होगा। देखो पाई बाई 2 पर, पाई पर 3 पाई बाई 2, अब ये हो जाएगा 2 पाई पर जीरो होगा, कहाँ पर होगा 2 पाई पर, तो हो जाएगा आपका ये मतलब 2 पाई। ठीक, सेम थिंग इधर देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका कहाँ पर होगा माइनस पाई पर, ये माइनस पाई है। अब माइनस पाई का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये माइनस पाई का होगा है। अब इसके बाद देखो यहाँ पाई हो गया, पाई के बाद यहाँ पर आएगा आपका 2 पाई, 2 पाई का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये देखो है ना 2 पाई। तो ये बन गया आपका tan का ग्राफ। क्लियर है, ये कैसा ग्राफ है आपका tan का ग्राफ है। सबको समझ में आया अच्छे से है, ये tan का ग्राफ बहुत अच्छे से समझिए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका tan फंक्शन। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन आप इस लेक्चर में देखिए। अब आगे के 2-3 जो बचे हैं 3, ठीक, वो आपको पढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।